हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू अभ्यास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने रॉल्ड्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कवर कर लिया था, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करें लाइक यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, ये सभी डिज़ोल्व करें तो उन सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो उस टर्म को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको पीछे की चीज़ें जल्दी जल्दी रिकैप हो जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कोई सॉल्यूशन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेन कर रहा है तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो मेनली वोलाटाइल कंपोनेंट के कारण ही आता है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट, ठीक है। मैंने कहा था कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो वोलाटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये मैंने बताया था। और उसके बेसिस पे हम लोगों ने टोटल 4 फॉर्म जो है वो ऑब्टेन किया था। मैं एक बार इधर रिपीट करते रहूँ, वो 4 फॉर्म कौन कौन से थे। तो पहला फॉर्म था PA इक्वल टू P0A इंटू XA, जहाँ पे A जो है वो सॉल्वेंट को इंडिकेट करता था, जहाँ पे A सॉल्वेंट को इंडिकेट करता था, यानी कि ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर लिक्विड A। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था। फिर हम लोगों ने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया था, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था बाबू, P0A माइनस PA इक्वल टू, ये किसके बराबर होता था, दिस इज इक्वल टू P0A इंटू XB। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला था जिसको हम लोग बोलते थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या शॉर्ट में इसको हम लोग LVP बोलते थे। फिर हम लोगों ने कवर किया था P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0A, ये किसके बराबर था, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर था। B से हम लोग सॉल्यूट को इंडिकेट करते थे, और ये कहलाता था RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड द लास्ट वन इज, जो सबसे ज़्यादा हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं, वो क्या है, P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई PA इक्वल टू NB बाई NA। ये हम लोगों ने सबसे लास्ट फॉर्म जो है वो बनाया था जिसका हम लोग सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं। तो टोटल 4 ये बेसिक फॉर्मूलाज निकल के आए थे केस 1 से, ठीक है। तो शायद लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल कवर किया था। हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं, कैसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, उसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी एडेड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाई 20%। कह रहा है कि कितना ग्राम ग्लूकोज का 180 ग्राम वाटर में घुला दिया जाए जिससे उसका वेपर प्रेशर 20% से घट जाए। सोचने की बात है कि प्योर लिक्विड में जब हम लोग किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। तो ऑब्वियस सा टर्म यहाँ पे भी क्वेश्चन में कहा गया है कि हम लोग ग्लूकोज को 180 ग्राम वाटर में घुलाते हैं और जैसे ही डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कितने से घट जाता है, 20% से घट जाता है। तो पूछा जा रहा है कि कितना ग्लूकोज मिलाया गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है जिसका हम लोग न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, तो P0A माइनस PA बाई PA इक्वल टू NB बाई NA। तो चूंकि यहाँ पे परसेंटेज में क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया, वेपर प्रेशर 20% से घट रहा है, इसका मतलब मैं इनिशियल वेपर प्रेशर को कितना मान सकता हूँ, 100, या आप x मान करके भी चल सकते हैं। x मान करके भी सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमको सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में कैलकुलेशन आसान करने के लिए 100 एज्यूम करके काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 100 हो गया। 20% से अगर घटेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई PA, दैट इज सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 80 इक्वल टू NB। NB क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
तो सॉल्यूट का मोल हमको पता करना है। तो सॉल्यूट का मोल तो हमको पता नहीं है क्योंकि इसका अमाउंट भी हमको नहीं दिया गया। तो मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है x, और फिर यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका वेट कितना है बाबू 180 ग्राम, और इसका फॉर्मूला वेट कितना होता है वाटर का 18। तो इसको अगर हम लोग कट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, यानी कि आप लिख सकते हैं कि ये 20 डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू x बाई 10। तो ये कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4, दैट इज x इक्वल टू x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/4। मोल्स हमको पता चल गया ग्लूकोज का कितना है 10/4 मोल्स है। अगर मैं इसके मोल को स्मॉलर पार्ट में तोड़ दूँ तो क्या लिख सकता हूँ वेट बाई फॉर्मूला वेट, और ग्लूकोज का फॉर्मूला मेरे ख्याल से पता होना चाहिए आपको C6H12O6 होता है ना, और C6H12O6 का अगर आप फॉर्मूला वेट कैलकुलेट करो तो कार्बन का 12 × 6 72 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 6 96, तो ये कितना आ जाएगा 180 के बराबर। तो यहाँ पे फॉर्मूला वेट हमारा हो गया है कितना 180, दिस इज 10/4। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ओके, और इसको मैं कट करूँ तो ये कितना हो जाएगा 90, यानी कि वेट ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा 450 ग्राम के बराबर। यानी कि आप 180 ग्राम में 450 ग्राम वाटर 180 ग्राम वाटर में 450 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व करें तो इसका वेपर प्रेशर 20% से डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 20 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 156 ग्राम ऑफ बेंजीन if vapor pressure of benzene at that temperature is 200 mm of Hg and vapor pressure of solution is 150 mm of Hg, then calculate molar mass of solute। क्वेश्चन को समझेंगे। कहा कि हमारे पास कोई एक अननोन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहा गया, क्लियर हो गया कि केस 1 यूज करना है। उसका 20 ग्राम बेंजीन के 156 ग्राम में घुलाया गया, और जैसे ही 156 ग्राम में हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 150 mm ऑफ Hg है। और जब बेंजीन प्योर फॉर्म में था तो इन प्योर फॉर्म इसका वेपर प्रेशर कितना था 200 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आप बताएं मॉलिक्यूलर मास उस अननोन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग उसी सेम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया है। तो हमारा सबसे ज़्यादा यूजेबल फॉर्म कौन सा ये, अब देखिए इसके अलावा आप इसको भी यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला है P0A माइनस PA बाई PA इक्वल टू NB/NA। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो P0A कितने के बराबर है, P0A इज 200। P0 क्या होता है, P0A क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड क्या है, बेंजीन, बेंजीन में ही तो हम लोग डिसॉल्व करें ना, तो इस बेंजीन का वेपर प्रेशर जो है वो 200 mm ऑफ Hg के बराबर दे दिया गया है। साथ ही साथ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आपको प्रोवाइड किया गया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको दे दिया गया है 150 डिवाइडेड बाई 150 इक्वल टू NB, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का अगर नंबर ऑफ मोल लिखें तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, वेट बाई फॉर्मूला वेट। इसका वेट कितना दे दिया गया है 20 ग्राम। फॉर्मूला वेट नहीं पता तो फॉर्मूला वेट को मैं कैपिटल M से इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो M है। अगर सॉल्यूट पता होता है कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, तो आप बता देते कि उसका फॉर्मूला वेट कितना है। यही तो हमको यहाँ पे पूछा गया, मोलर मास पूछा गया, तो मैंने इसका मोलर मास M एज्यूम कर लिया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इसका हो जाएगा वेट बाई फॉर्मूला वेट। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। अगर हम लोग इसका फॉर्मूला वेट निकाले तो कार्बन का 12 × 6 72 प्लस हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 × 6 6 के बराबर 78 आ जाएगा।
इसको डिवाइड करें तो ये कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 50/150 इक्वल टू 20/2m। तो ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स और ये कैंसिल आउट होगा 10 टाइम्स। तो हमको मॉलिक्यूलर मास कितने के बराबर मिलेगा, 30 के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केस 1 पे ही हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स कवर करते हैं। एक अलग टाइप का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे कोई भी डेटा डायरेक्टली प्रोवाइड ना करा जाए, इनडायरेक्टली प्रोवाइड करा जाए, तो वो क्वेश्चंस आप समझ लो कि इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम्स में आ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का 30 ग्राम डिसॉल्व किया गया है 360 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, कोई एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, उसका 30 ग्राम 360 ग्राम ऑफ वाटर में घुला दिया मैंने, डिसॉल्व कर दिया। कह रहा है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे घुलाया, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और फिर कहा कि इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब जो सॉल्यूशन बना 30 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को घुलाने से उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आ गया, 750 mm ऑफ Hg, 570 mm ऑफ Hg वेपर प्रेशर दे दिया गया है आपको। तो तुमसे पूछ रहा है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो सेम ही तरीके से फॉर्मूला जो अप्लाई हम करते हैं वो क्या होता हमारा, P0A माइनस PA इक्वल टू क्या यूज करते हैं, NB/NA। अब देखते हैं कि हमको कौन कौन सा डेटा क्वेश्चन ने दिया। P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर नहीं दिया गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर तो कहीं प्रोवाइडेड है नहीं, अब क्या करें। फिर दूसरे टर्म के बारे में सोचते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है पता, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो पता ही है, ठीक है। NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये होगा वेट बाई फॉर्मूला वेट, वेट दिया हुआ है, फॉर्मूला वेट नहीं पता है, सॉल्यूट कौन है ये हमको नहीं दिया गया है। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये पता है, कितने अननोन हो गए, 2 अननोन। अब इक्वेशन भाई हमारे पास एक ही है, 2 अननोन है, यानी कि जरूर कोई एक डेटा इनडायरेक्टली हमको क्वेश्चन ने प्रोवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन ने यूज किया टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस का, और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब हम लोग सॉल्यूट मिला रहे थे उस समय वाटर बॉइलिंग पॉइंट पे था। और बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आप जानते हैं मेरे ख्याल से, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 होता है, ये पता है हमको, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया साइड में, आप इसको नोट कर लेंगे और इस पॉइंट को याद भी रखेंगे। The temperature at which vapor pressure of any liquid becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point। और वाटर के लिए boiling point तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बाबू, 180 m, यानी कि 760 mm ऑफ Hg। तो आपको ये डेटा खुद से पुट करना था। तो यही कुछ चीज़ें क्वेश्चन के द्वारा हाइड कर ली जाती है, जिससे ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अब डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं पुट करूँ तो P0A कितना हो जाएगा बताओ, 760 माइनस PA कितना है, क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया 570 डिवाइडेड बाई 570 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वेट बाई फॉर्मूला वेट इसका नहीं पता है, हमको कैलकुलेट करना है ये। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 360 बाई वाटर का फॉर्मूला वेट कितना होता है, 80। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 190 बाई 570, दिस इज कटेगा तो ये 20 आ जाएगा, तो 30 बाई 20 m, ये 0 0 कैंसिल, ये हमारे पास कितना टाइम आ जाएगा, 3 टाइम, यानी कि m विल बी इक्वल टू 9/2 4.5। तो जो मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा 4.5 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ और देखते हैं कि अगर किसी प्योर लिक्विड में
वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाए तो उसका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। पहले इस टॉपिक का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। वोलाटाइल सॉल्यूट कहने का मतलब एक ऐसा सॉल्यूट जो वेपर बनाने का टेंडेंसी रखता हो, ठीक है। इस तरह के सॉल्यूट को अगर हम लोग डिसॉल्व करेंगे किसी प्योर लिक्विड में तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसके दोनों कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल नेचर का होगा, यानी कि वेपर बनाने का टेंडेंसी रखेगा। दैट्स वाई जब हमारा सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो दोनों कंपोनेंट के थ्रू दिया जाएगा, यानी कि वेपर फेज में सॉल्यूट भी मौजूद होगा एज वेल एज सॉल्वेंट भी मौजूद होगा। अच्छा, अगर सोचो कि ये पहले केस के कंपैरिजन में कैसा डिफरेंट है, तो पहले केस में वेपर बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट कर रहा था, बट इन दिस केस सॉल्यूट इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वेपर। तो इसी का अब हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं, अच्छे तरीके से कवर करते हैं कि किस तरीके से इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग कर ही दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल का मतलब जो वेपर बना सकता हो, जो वेपोराइज करने का टेंडेंसी रखता हो। तो इस सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट सॉल्वेंट। नेचर वाइज देखें तो दोनों वोलाटाइल नेचर के होंगे, फिजिकल स्टेट दोनों का लिक्विड। वेपर प्रेशर सॉल्यूट का मैंने P0B से इंडिकेट किया है, सॉल्वेंट का P0A से। मोल्स क्या हो जाएगा NB Na। मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट बाई फॉर्मूला वेट, यानी कि WB/MB और ये WA/MA। और मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अपना मोल बाई टोटल मोल। तो एक को XB से इंडिकेट किया, एक को XA से इंडिकेट किया। पहले की ही तरह हमारा नोटेशन सेम होगा, सॉल्यूट को B से, सॉल्वेंट को A से इंडिकेट करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, मैंने क्या किया है कि एक कंटेनर में प्योर लिक्विड A फिल कर दिया है और इस प्योर लिक्विड A के वेपर प्रेशर को P0A से इंडिकेट किया है, ठीक है। एक और कंटेनर लिया जिसमें प्योर लिक्विड B है, जिसका वेपर प्रेशर कितना है, P0B के बराबर। अब हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर दे रहे हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें A एज वेल एज B के दोनों मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, ठीक है। अब सोचिए कि सरफेस पे A एज वेल एज B के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो A भी वेपर में कन्वर्ट होगा एज वेल एज B भी वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी कि जो वेपर यहाँ पे फॉर्म होगा उस वेपर्स में दोनों मॉलिक्यूल्स होने के कारण जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो A के द्वारा भी दिया जाएगा एज वेल एज B के द्वारा भी दिया जाएगा। अब समझे, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हियर वी एज्यूम दैट component A is more volatile, component A is more volatile than B। एक टर्म हम लोगों ने एज्यूम किया है कि कंपोनेंट A की वोलेटिलिटी B के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मतलब A में वेपर बनाने का टेंडेंसी B से ज़्यादा है, और जिसमें वेपर बनाने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, यानी कि P0A इज ग्रेटर देन P0B। हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया है। अब इस एजम्पशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उल्टा भी कर सकते हो, B को ज़्यादा वोलेटाइल मान सकते हो, मैंने A को ज़्यादा वोलेटाइल मान लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में दो अलग अलग वोलेटिलिटी कंटेन करने वाले सॉल्यूट मौजूद हैं, तो ओवरऑल चूंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन दोनों के वेपर प्रेशर के थ्रू दिया जा रहा है, तो हमेशा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन दोनों कंपोनेंट के बीच में ही लाई करेगा। या तो वो अगर आप सोचे तो लेस वोलाटाइल कंपोनेंट से ज्यादा होगा और मोर वोलाटाइल कंपोनेंट जो है उससे कम होगा। यानी कि आप सिंपल वे में कहें कि फॉर सॉल्यूशन हम क्या कह सकते हैं बताओ, PS जो होगा वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा P0A से कम होगा एज वेल एज P0B से ज्यादा होगा। यानी कि जिसकी वोलेटिलिटी कम है
उससे वेपर प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, और जिसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है उससे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हमको मिलेगा। ठीक है, जैसे आप दो चीज़ों, जैसे एक एवरेज वेट निकालते हो, सिंपल ऐसे सोचो, एवरेज वेट निकालते हो तो किसी का वेट 40 kg और किसी का वेट 50 kg है, तो एवरेज जो हमारा आएगा 40 + 50/2 आएगा, यानी कि 45। तो 45 जो है वो सबसे लोअर वैल्यू से ज़्यादा है और सबसे जो हायर वैल्यू था उससे क्या है, कम है। एकदम सिमिलर ऐसे ही यहाँ पे सोचना है कि दो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अलग अलग है, तो जो दोनों को मिक्स करने के बाद वेपर प्रेशर मिलेगा वो उन दोनों कंपोनेंट के बीच में लाई करेगा, लेस वोलाटाइल से ज़्यादा होगा और मोर वोलाटाइल से कम होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि PS जो है वो P0B एज वेल एज P0A के बीच में लाई करेगा। ये केस हमारा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सोचते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, the vapor pressure of solution containing volatile liquids is given by the sum of partial pressure of both component in the solution। यानी रॉल्ट्स लॉ कहता है कि अगर आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि वोलाटाइल लिक्विड्स कंटेन कर रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि PS जो होगा ये PA + PB के बराबर होगा। PS जो है वो किसके बराबर होगा, PA + PB के बराबर होगा। व्हाट इज PA? तो PA को हम लोग बोलेंगे दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और PB क्या होगा, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B। या इस पार्शियल प्रेशर ऑफ B को आप ऐसे भी कह सकते हो, और वेपर प्रेशर ऑफ B इन द सॉल्यूशन, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन, इसको आप बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन, इस तरीके से भी आप कह सकते हो। अब देखें, अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, अगर इसी सेम इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PS = PA कैसे कैलकुलेट करते थे, तो पहले वाले कॉन्सेप्ट से, तो किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कैसे निकालते थे, तो ये था P0A × XA लिखते थे ना। उसी सेम तरीके से PB क्या लिख सकते हैं, P0B × XB। तो ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा जिसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे कि PS = क्या हो जाएगा, P0A XA + P0B XB। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, सोचना है आराम से कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल हो तो कैसे दिया जाएगा, तो ये दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। और पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, यानी कि PS = PA + PB, और वो किसके बराबर हो जाएगा, P0A XA + P0B XB के बराबर। इसी को और आगे बढ़ाएं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि PS = P0A XA + P0B, और XB को लिख देते हैं 1 - XA लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा P0A XA + P0B - P0B × XA। आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा कुछ, XA कॉमन है,
और एक्स ए कॉमन है, यानी कि हम एक्स ए कॉमन करने के बाद लिखें तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ये हमारे पास एक और फॉर्म हो गया। अब देखो इस फॉर्म की खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का यूज़ किया है। अगर मैं ए के मोल फ्रैक्शन का यूज़ करूँ तो ये पी एस हो जाएगा पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। याद कैसे करेंगे, आप जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना चाहते हो उसके अल्टरनेट से स्टार्ट करो। जैसे मैं ए के रिस्पेक्ट में लिखना चाहता हूं तो स्टार्ट कैसे करूंगा, बी से, तो लिखूंगा पी नॉट बी प्लस फिर उसके अल्टरनेट के रूप में आगे बढ़ेंगे तो पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए बी इस तरीके से आपका रिपीट होता रहेगा। तो ए के टर्म में लिखना है तो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में लिखना है तो स्टार्ट कैसे करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म में लिखना होता तो क्या किस चीज़ से स्टार्ट करते, पी नॉट ए से, तो ये हो जाता पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स पी। तो ओवरऑल ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं जिसका हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ करेंगे। ओके।